हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया। कोकाई में भी हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिस्कस करा। बेसिलाई में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरसेस को, वेक्टर्स को। आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वायरसेस को। तो वायरस क्या है? वायरस आपके लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्लाइमी टॉक्सिक फ्लूइड। ये आपका एकदम फ्री ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे डिजीज़ेस के लिए। आपको पता है वायरस डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये आपका बोथ पे अफेक्ट करता है, फिर आपका चाहे वो लिविंग हो या फिर वो आपका नॉन लिविंग हो। फर्स्ट वायरस आपका आया था टोबैको मोज़ैक वायरस। ये वायरस आपका डिस्कवर्ड हुआ था मार्टिनस बेजनिक के द्वारा 1898 में। बहुत सारे वायरस डिस्कवर्ड हुए थे, मतलब मिलियंस ऑफ वायरस डिस्कवर्ड हुए थे। उसमें से सिर्फ 5000 वायरसेस को ही स्टडीड करा गया है। वायरसेस आपको हर एक इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में वायरसेस ही हैं। वायरसेस की एक स्पेसिफिक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी में जो स्टडी करती है वायरसेस को, उसको हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। फंगस की है उसको हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट नोन वायरस है, उसको हम लोग कहते हैं मिमी वायरस। उसका कैप्सिड 400 नैनोमीटर डायमीटर का है। इसमें प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं आपके सरफेस पे। ये प्रोबेबल आपके मिनी जो वायरस है वो आपका एक्वासेड्रल शेप का होता है। यह आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही एक्सागोनल शेप का आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैप्सिड अपीयर्स करती हैं। वायरस में आपका कभी भी एग्जाम आता है तो वायरस का इंट्रोडक्शन तो आप मेंशन कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपके वायरस के इंट्रोडक्शन में आती है। फिर आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग, फिर आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपको बता दूं वायरस आपका क्या है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मतलब कि ये कहने का है कि वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको आपको माइक्रोस्कोप से ही विजुअल कर सकते हो। इनका डायमीटर कितना होता है? 20 to 350 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। इन वायरसेस में न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। वायरसेस आपके डीएनए आरएनए दोनों में से कोई एक ज़रूर होता है। डीएनए और आरएनए की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। जो डीएनए आरएनए होता है उसमें प्रोटीन की कोटिंग भी होती है। ये आपके हाईली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनके पास एबिलिटी है कि वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वायरस के पास लैक प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस आपके ग्रो, मल्टीप्लाई और म्यूटेशन करते हैं किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर। ये इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को बाय न्यूक्लिक एसिड। इनमें न्यूक्लिक एसिड्स होता है, उसी को होस्ट से इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये ईजिली स्प्रेड होते हैं। वायरस इतनी जल्दी स्प्रेड होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ही फास्टली होते हैं। जो उनका इन्फेक्शन का चेन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वायरस रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं एंटीबायोटिक के। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक अगेंस्ट वर्क करती है वायरस के। अब वायरस उस दवा के रेजिस्टेंट, मतलब कि उनको उस दवा का कोई प्रभाव ना पड़े, उसके आदी हो जाते हैं। फिर आप वही दवा बार बार लेते हो तो आपको जुकाम नहीं सही होता है। एग्जाम्पल, आपको जुकाम की दवा ले रहे हो और वही दवा बार बार जुकाम में ले रहे हो, फिर वो सही चीज़ नहीं हो पाती जुकाम। फिर आप दूसरी दवा लेते हो, चेंज कर दो, फिर आप ठीक होते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका वायरस होता है ना वो उस दवा के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। वायरस आपके क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ये आपके ऑब्लिकेट होते हैं। आपको पता है ऑब्लिकेट का मतलब क्या होता है? ये डिपेंड करता है होस्ट पे, अपनी बॉडी पे। ये आउटसाइड भी रहते हैं, इनसाइड्स भी रहते हैं। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की तरह। अभी हम लोगों ने फर्स्ट लाइन इसमें पढ़ी थी वायरसेस में कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आप
कैसे कह सकते हो ये कनेक्टेड लिंक है? कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि इनके पास एक कनेक्शन होना चाहिए, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी। इनके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो नॉन लिविंग के में भी हो और लिविंग में भी हो। तो यही चीज़ आपकी बुक में मेंशन करे कि क्या मेंशन है लिविंग में, क्या मेंशन है नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में आपका क्या आता है, ये लैक होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इनके पास लैक होता है एंजाइम का, इनके रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इनको कल्चर्ड आउटसाइड द सेल आप नहीं कर सकते हो, बल्कि आप कल्चर मीडिया का यूज़ करो तब भी। लिविंग की तरह अगर मैं बात करूँ तो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस शो करते हैं, ये इसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जीन म्यूटेशन होता है और ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ आप कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहली हेडिंग आपकी है साइज़। तो आपको पता है जो वायरस होता है वो डिफरेंट साइजेस के प्रेजेंट होते हैं। अब वायरस एक टाइप का तो वायरस नहीं होता, वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि HIV वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मोनो वायरस है, मिमी वायरस है, पैक्सो वायरस है, बहुत सारे वायरस हैं। तो ये सारे वायरस सेम साइज़ के नहीं होते हैं, इन सब का वायरस का साइज डिफरेंट होता है। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन जो वायरस पार्टिकल होता है उसको हम लोग विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियन। विरियन आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्टिकल में आता है क्योंकि उसमें वो सारे कैरेक्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एग्जिस्ट करता है लेकिन ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब कि वायरसेस से। नेक्स्ट इसका साइज़ की अगर मैं रेंज बताऊँ तो आपकी साइज़ की रेंज है 20 to 300 नैनोमीटर। इसमें से सबसे लार्जेस्ट वायरस आपका है पॉक्स वायरस और स्मॉलेस्ट वायरस है आपका पर्वो वायरस। तो सबसे बड़ा वायरस आपको कौन सा है? पॉक्स वायरस, और सबसे छोटा वायरस आपका है पर्वो वायरस। ये सारे साइज आपके मैटर करते हैं डिफरेंशिएट वर्किंग के लिए। इसमें आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जिसको हम लोग कोलोडियन कहते हैं। ये आपके प्रोस्पेक्टिक के लिए वर्क करते हैं, इनका डायमीटर होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए मैटर करती है कि कल्चर मीडिया आपको कैसा यूज़ कर रहे हो, आप इन पे एफिशिएंट वर्क कैसे कर रहे हो, आप उनका टेस्ट कैसे कर रहे हो, आप इनका मीडियाज़ का यूज़ करके इनकी ग्रोथ कैसे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइन द वायरस साइज इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी से हम लोग वायरस का साइज़ को डिटरमाइन मतलब जान सकते हैं। और वायरस का साइज़ आना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसी से हम लोग उसके आधे करेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स से ही आप उसके अगेंस्ट में वर्क कर सकते हैं। जब आप उसके बारे में जानेंगे नहीं फिर आप उसके अगेंस्ट में वर्क कैसे करेंगे। नेक्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सारे डायग्राम आपके आते हैं कभी कभी एग्जाम में कि वायरसेस, अब वायरसेस 10 मार्क्स में आ रहा है तो आपको डायग्राम बनाना होगा। तो इसमें से आप बहुत सारे वायरसेस की प्रैक्टिस करिएगा। अब आप देख रहे हैं जैसे कि पॉक्स वायरस है, हर्पीस वायरस है, पर्वो वायरस है आपका, और आपका एडिनो वायरस है। तो ये आपके जो ऊपर के वायरसेस हैं ये आपके DNA कंटेन करते हैं। RNA कंटेन में आपके आते हैं, आपका वायरस आता है पिको वायरस, रियो वायरस, टोगरा वायरस, कोरोना वायरस, रेप्टो वायरस, रिट्रो वायरस, और आपके ऑर्थोमाइको वायरस, पैरामाइक्स वायरस, और आपका बिनविया वायरस। तो ये आपके RNA कंटेन करते हैं। अगर आपको एक सिंपल सी बताऊं तो ये सारे वायरस आपको कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिंपल कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करी थी HIV बैक्टीरिया की, तो ये फिगर आपको ईजिली अवेलेबल होता है गूगल पे। आप गूगल से इसकी इमेज ले सकते हैं, इसकी लेबलिंग कर लीजिएगा, और इस तरीके से इसकी 3 से जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको डायग्राम ईजी हो जाएगा। ये आपका HIV का है, सेम एज मैंने इसका COVID-19 का बनाया, मतलब कि कोरोना वायरस। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 लेबलिंग्स हैं। मैंने इसको रफ वे में करा, शायद आपको ना समझ में, मैं बता देती हूँ। आपके सबसे पहले स्पाइक है, न्यूक्लियो कैप्सिड जो कैप्सिड की कवरिंग होती है, अभी आप इसको पढ़ोगे, एनवलप है, मेम्ब्रेन है, और RNA वायरल जीनोम है। तो आप 2 से 3 ऐसे वायरस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे एग्जाम में है तो आप उसको बना सकते हैं। और वायरस में आपका मेन पता है आपको लेबलिंग है, डायग्राम में मेन क्या होता है? लेबलिंग है। नेक्स्ट एक वायरस की प्रैक्टिस है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का डायग्राम देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। और आपके अगर लेबलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपका
कार्टेज जैसा शेप है उसको हम लोग कहते हैं हीम एग्लूटिनिन। फिर आपका एक न्यूरामिनिडेज होता है जो आपका बॉब लाइक स्ट्रक्चर में है। फिर आपका आता है लिक्विड एनवलप जो आपका सर्कुलर शेप का है। फिर आपका है प्रोटीन एनवलप जो लिक्विड एनवलप के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपके M1 प्रोटीन है जो सर्कुलर फॉर्म में है। M2 प्रोटीन जो थोड़ा सा आपका लंबा हिस्सा है। फिर आपके आते हैं RNA न्यूक्लियोप्रोटीन जो अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपको इजिली अवेलेबल होंगे गूगल्स पे, आपको इमेज ले सकते हैं। आपको जो भी वायरस पसंद हो, जो भी आपको लग रहा है कि इसका डायग्राम हम प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वो कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ये आपका मॉर्फोलॉजी में ही आता है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज्ड एक प्रोटीन कोड होती है। अब इसका मतलब क्या है, आपने अभी स्ट्रक्चर देखे तो उसमें आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जो भी वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक प्रोटीन की कोट है, या फिर आप कह सकते हो उस प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। अब बुक में सेंटेंस कहा है ये वायरस है, वायरस में ये आपका न्यूक्लिक एसिड था, इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर आपकी प्रोटीन की कोट है। बस इतनी सी बात उसको कहनी थी। यही इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड प्रोटीन की कोड है जो उसको आप कहते हो सेव करके आपकी रखती है। फिर आपकी आती है सिमेट्री, ये आपकी थर्ड है और ये आपका मॉर्फोलॉजी में आती है। सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्यूबिकल शेप्स के होते हैं, जिनको हम लोग आइसोसेहेड्रल भी कहते हैं। फिर आपके हेलिकल होते हैं, ये आपके सिंगल टाइप कैप्रोमेयर होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आएगा टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। फिर आपका होता है स्फेरिकल या फिर कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीहेड्रल। फिर आपका आता है अनदर में, जैसे कि पॉक्स वायरस, जो मॉर्फोलॉजी अलग है। मॉर्फोलॉजी में आपका फोर्थ पॉइंट आता है शेप का। शेप की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट वायरसेस के शेप्स होते हैं। बेसिकली जो आप मोस्ट आपने स्फेरिकल देखा होगा जो आपको एनिमल में मिलता है। रेबीज में आपका बुलेट शेप का होता है। ये आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी वायरसेस की। अब सबसे मेन पॉइंट मैं बताऊं, वायरस में जो डिजीज़ कॉज होती है वो बहुत टाइप की होती है। जैसे कि अगर आप मेन वायरस पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 वायरस पता होने चाहिए। जैसे कि एक है HIV वायरस, फिर आपका है इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर कोविड वायरस। तो जब आप पढ़ रहे हो तब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये किस सिमेट्री का है। उसके बाद में फिर आपको उनके शेप मतलब डायग्राम पता होने चाहिए, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, लैब डायग्नोसिस क्या है और प्रिवेंशन क्या है। तो ये आपको अपने आप से करना है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, आपके एग्जाम में स्पेसिफिक कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अब हर एक वायरस के लिए ना आपके लिए पॉसिबल है ना मेरे लिए पॉसिबल है, इसीलिए आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करिएगा वायरस के लिए, जिसको आपको क्लियर हो कि वायरस के लिए कैसे आपको करना है। मैंने आपको हेडिंग्स बता दी, हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप सर्च करिए, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपके एग्जाम में नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में आपके बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। लेकिन अगर वायरस पढ़ रहे हो तो वायरस से रिलेटेड डिजीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। वैसे तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस से, अभी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट रहेगा कि आप कह रहे हो सिलेबस से डिस्कस करने का और बुक में वो चीज़ मेंशन है तो आप उसको एक्स्ट्रा में क्यों कर रहे हो। तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेंगे, हम मेनली आपका बुक और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम मेनली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने बैक्टीरिया में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ पढ़ी तो वायरस में भी तो होनी चाहिए थी, फिर वायरस में क्यों नहीं है, मेरा मेन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वायरस की डिजीजेस को पढ़ा था। और मेरा मेन मोटो है कि आप भी पढ़ें। आप एक अगर स्टडी करो तो आप एक अच्छे से स्टडी करें, आप एक अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो अच्छे से करिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो आपके वायरस के अंदर ही आती है, वो आपका है सोर्सेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अब क्या सोर्स है जिससे वायरल का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इनहेलेशन है। इनहेलेशन मतलब कि थ्रू नोज आप इनहेल कर रहे हो, इन्वायरमेंट में है इनहेल कर लिया, सबसे ज़्यादा आपको कॉमन फ्लू हो जाता है। इंजेक्शन मतलब कि आपने इंजेक्ट करा, इंजेक्शन का मतलब होता है थ्रू माउथ ले रहे हो, वो आपके जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन करेगा। बाइट्स, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर दिया उसमें भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी बीच में डॉग बाइट्स और रैट बाइट्स या फिर आप कह सकते हो बर्ड बाइट बहुत चलता है, तो उनको कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ था, उन्होंने आपको बाइट करा तो वो इन्फेक्शन आपको भी हो गया, वो मेरा कहने का मतलब है। बॉडीली फ्लूइड, अब किसी का बॉडी के फ्लूइड्स में आप कॉन्टेक्ट में आ गए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको ब्लड से इन्फेक्शन है, मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन हुआ, उसको ब्लड इन्फेक्शन भी है, उसका ब्लड अगर आपके कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो आप भी तो उस इन्फेक्शन के शिकार बन रहे हो।
तो ये आपके क्या आते हैं, सोर्सेज आते हैं वायरल इन्फेक्शन के। मेन आपके लिए क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री जो आपके वायरसेस के लिए होते हैं। तो पोर्टल ऑफ एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 में हो, तो 5 आपके पोर्टल होते हैं आपके बॉडी में जिससे वायरस एंट्री करते हैं। तो आपके सबसे पहले है रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस, आपको पता है कितना कॉमन है। एलिमेंट्री से आपका आएगा कोरोना वायरस, स्किन से आपका आएगा हर्पीज वायरस, जेनेटल से आपका आएगा HIV वायरस, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा मतलब जो आपके आई में होता है वो इन्फेक्शन आपका एडिनो वायरस होता है। मुझे पता आपने रेस्पिरेटरी में इन्फ्लुएंजा का नाम ज़रूर सुना होगा, कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, हर्पीज का सुना होगा, HIV का सुना होगा। और HIV आपको भी पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करती है जो कि जेनेटल ट्रैक्ट में आ जाएगी। हर्पीज आप स्किन में पढ़ोगे, कम्युनिकेबल डिजीज जो आपकी आती है यूनिट 11 कम्युनिकेबल डिजीज, और यह आपकी यूनिट आएगी AHN में, तो अब आप उसको पढ़ोगे। कोरोना वायरस अभी आपने बहुत पढ़ा, बस आपके लिए मेन क्या है, कंजक्टाइवा जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ो वो आपका आता है एडिनो वायरसेस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरस। तो डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरस आपका 4 टाइप से होता है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन हम लोग कौन से ऐसे मेथड यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का जिससे हम लोग डायरेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं वायरसेस का। तो सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को आप डिनोट करोगे EM से, मतलब कैपिटल E कैपिटल M। ये माइक्रोस्कोपी की टेक्निक आपकी वर्क करती है विजुअलाइजेशन में वायरस के, या आप जो ऐसे वायरस होते हैं जिनको हम लोग बहुत डिफिकल्टी होती है कल्चर करके हम लोग नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं स्टडी कर सकते, उनको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ये डिटेक्ट करता है आपके रोटा वायरस, हेपेटाइटिस A वायरसेस को। ये आपको पता है वायरस आपके फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके वेसाइकल फ्लूइड्स में, फीकल सैंपल में, तो आप इनका करते हो स्टडी। अब स्टडी कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने टिश्यू की बायोप्सी कर ली, उस टिश्यू को आपने माइक्रोस्कोप में स्टडी कर लिया, यह आपका आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर आपका आता है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये आपका मेन वर्क करता है डिटेक्ट करने में रोटा वायरस को, उसी को हम लोग कहते हैं एंटेरिक वायरस। ये आपका मेन है, आपको पता होना चाहिए। या इसमें क्या होता है, जो वायरस की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है उसको ऐड कर देते हैं सैंपल में, अगर उसमें क्लम्प्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए क्लम्प्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब एग्लूटेनिन रिएक्शन होती है, जब हो रहा है तब उसका डिटेक्शन करने के लिए आप यूज़ करते हो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर आपका आता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, हम लोग फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक का यूज़ करते हैं। यह आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्क करता है। अब जब डायरेक्ट करोगे तो आपका डिटेक्शन भी आपको ईजिली मिलेगा, इनडायरेक्ट में आपको डिटेक्शन थोड़ा डिलेट मिलता है। डिलेट इसलिए होता है क्योंकि आपके मीडियम डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें आप क्या डिटेक्ट करते हो, विरियॉन्स को, वायरल एंटीजेंस को। इसमें आप फ्रोजन टिश्यू का यूज़ करते हो। लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करूँ तो ये रूटीन डायग्नोस्टिक मेथड है, एकदम सिंपल सा है। इसमें इंक्लूजन बॉडी को वेरीफाई करते हैं। इसमें आपका मेन डायग्नोसिस किसका होता है, रेबीज़ का। यह आपका प्रेजेंस होता है नेग्री बॉडीज, मतलब कि जो आपकी रेबीज़ वायरस इंक्लूजन होता है उसमें। मेन आपको ये एनिमल के ब्रेन सेल में मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है वायरस आइसोलेशन। कभी एग्जाम में वायरस आइसोलेशन पूछा नहीं गया है, मेन वायरस डिटेक्शन भी नहीं पूछा गया, लेकिन जब 10 नंबर में वायरस पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे कंटेंट ये सब लिखेंगे, फिर आप वायरस आइसोलेशन की हेडिंग डालेंगे। वायरस आइसोलेशन में आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक आपका स्पेसिमेन कलेक्शन, एक आपका है ट्रांसपोर्टेशन। स्पेसिमेन कलेक्शन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसी स्टडी वैसा स्पेसिमेन होना चाहिए। अगर स्पेसिमेन में डिफेक्ट है तो शायद आपका पूरा जो लैब की रिपोर्ट है, जो आपका पूरा कल्चर मीडिया, जो आपका पूरा मेडिकल मैनेजमेंट चलने वाला था, वो सब डिफरेंट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए, ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर हम लोगों को कोल्ड रखना था, लेकिन हमने टेम्परेचर नहीं मेंटेन करा, और जब हम लोग वहाँ पे टेस्ट करने गए तो वहाँ पे टेम्परेचर उसका हॉट में हो गया, कोल्ड से हॉट में हो गया, तो वो चीज़ एक वेरी करेगी। तो वायरस आइसोलेशन में आपको स्पेसिमेन कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ज़रूर एड ऑन करेगा। स्पेसिमेन कलेक्शन में आप ये लिखिएगा कि हमें फ्लूइड की ज़रूरत थी और आपने टिश्यू बायोप्सी करा। ट्रांसपोर्टेशन में हमें टेम्परेचर चाहिए था कोल्ड और हमें टेम्परेचर मिला हॉट, जिसकी वजह से आपका पूरी रिपोर्ट चेंज हो गई। आपका पूरा वायरस का जो आइसोलेशन था वो पूरा चेंज हो गया। वायरस का जो मेन टेक्निक था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाई।
नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिटेक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन्स। जब वायरल प्रोटीन का डिटेक्शन करोगे तो उसके 4 मेथड है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस का यूज़ करोगे। इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस आई थी। तो अगर आपने स्टडी करा तो आपको पता है, नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सेपरेट में हम इन सारे डिटेक्शन मैथड को पढ़ लेंगे। एक आपका आता है सेकेंड में एंजाइम एक्टिविटीज़, इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से पढ़ते हैं। अब आपको पता है एंजाइम, जैसे कि आपको पता है HIV वायरस होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एड्स, जब हम लोगों ने NCERT से पढ़ा था क्लास 11th में। बहुत अच्छे से डायग्राम है उसमें, सिंपल सा है कि वो कैसे रेप्लिकेट करता है अपने जीनोम को। तो उसमें हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करते हैं, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो वायरल प्रोटीन को। हीम एग्लूटिनिन और आप हेमा एडॉप्शन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो, जिससे डिटेक्शन होता है। आप एलिसा को यूज़ कर सकते हो, रेडियो इम्यूनो एसओ को यूज़ कर सकते हो, आप लेटेक्स एग्लूटिनिन रिएक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, वैसे तो अंदर का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मेन नाम पता होना चाहिए जो आपका आता है डिटेक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन। फिर डिटेक्शन आता है आपका वायरल जेनेटिक मटेरियल। इसमें भी सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस कर सकते हो, ये आपका RNA पैटर्न के लिए हेल्प करेगा। आप DNA प्रोब कर सकते हो, ये आपका सेंसिटिव और स्पेसिफिक टूल है, ये डिटेक्ट करता है आपके वायरसेस को। आप साउथर्न और नॉर्थर्न या फिर डॉट ब्लॉट एनालिसिस कर सकते हो। आपको पता है ये ब्लॉटिंग आपकी स्पेसिफिक वर्क करती है, जैसे कि आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपके प्रोटीन के लिए स्पेशली वर्क करती है। सेम एस ये आपकी क्लिनिकल सैंपल्स वायरल जीनोम्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आपके आती है PCI, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें आप ब्रांचडली वर्क करते हो, डिटेक्शन करते हो वायरल का। इसमें अगर आपको सिंपल सा 1/3 to 1/4 अगर पार्ट भी मिला है तभी आप डिटेक्ट कर पाओगे अच्छे से। फिर आता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपके RNA के लिए होता है। ये टेक्निक आइडेंटिफाई करती है आपके हैंटा वायरसेस को। फिर आपका आता है ब्रांच्ड चेन DNA ऐसे, ये आपका सिमिलर होता है एलिसा की तरह। इसमें भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं वायरल DNA और RNA को। फिर आपके आते हैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में आपके टेस्ट आते हैं। सबसे पहले आपका आता है एग्लूटिनिन रिएक्शन, फिर आपका आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिर आपका आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फिर आपका आता है रेडियो इम्यूनो एसे, फिर आपका आता है एलिसा। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस यूनिट 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा था। यह आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टॉपिक अंदर आता है। वायरस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। वायरस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, रोडेंट्स आपके एक तरीके से रैट ही होते हैं। बस आप ये कह सकते हो ये आपके क्लोजली होते हैं ह्यूमंस के। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी टेस्ट करना होता है ना लैब में, तो हम लोग ह्यूमन की कोई भी वैक्सीन होती है तो सबसे पहले हम लोग माउस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें और हमारे DNA में बहुत सारी चीज़ें सेम है, मतलब कि 99% चीज़ें सेम है। इसीलिए रोडेंट्स को लिव क्लोज कहा गया है ह्यूमंस के। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट के। कौन? रोडेंट्स। ये आपके लिए हेल्पफुल है तो ये आपके लिए हजार्डस भी है, मतलब कि आपके लिए डिजीज़ भी करते हैं, डेंजरस भी हैं। ये डैमेज कर देते हैं बिल्डिंग्स को। आपको पता है कि अगर चूहा है, मतलब रोडेंट मतलब रैट, चूहा है तो वो पूरी बिल्डिंग को डैमेज कर देता है, ग्रेन्स कोई भी दाने को, फूड खाने की चीज़ों को, और जितने भी आपके घर में सामान रखा है जैसे कपड़े कितने जल्दी कुदर देते हैं, आपके बुक्स खा लेते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें जो बेकार करने को होती है वो सब चूहे ही करते हैं। तो क्लासिफिकेशन आता है रोडेंट्स का। तो आपके दो टाइप्स के रोडेंट्स आते हैं, एक आता है आपके डोमेस्टिक, एक आपके आते हैं वाइल्ड। अब वाइल्ड का मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि ये आपके कहाँ रहते हैं? जंगल में। जैसे कि आपका हैगा टेट्रा इंडिका, ये आपका नेचुरल रिजर्वॉयर है फ्लेक का। अब वही बात आती है डोमेस्टिक के, ये आपके नॉर्मल ह्यूमन के आसपास रहते हैं, मतलब कि जैसे आपके घरों में उनको हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक। अब आप एग्जांपल में लिख दोगे डोमेस्टिक में, एग्जांपल रूफ ऑफ द रूम के रूफ में आपका एक रोडेंट प्रेजेंट है, रैट प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे डोमेस्टिक। जो आपका फॉरेस्ट में प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे वाइल्ड।
अब कॉमन ब्लैक रैट होता है जिसका नाम है रैटिस रैटस। अब साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है ना, जो पहला नेम होता है जीनस का उसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, स्पीशीज़ को स्मॉल से लिखते हैं, और हम लोग लिखने के बाद में अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। जैसे कि आपको 2 पॉइंट मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉमन ब्लैक रैट है जिसको हम लोग कहते हैं रैटिस रैटस, और आपका वाइल्ड में आता है टेट्रा इंडिका, ये आप ज़रूर मेंशन करिएगा। फिर आपका आता है ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन आपकी डिजीज़ होती हैं किससे, रोडेंट से, मतलब कि रोडेंट्स के द्वारा ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो ट्रांसमिटेड होती हैं। तो ये आपकी 5 डिजीजेज हैं। बैक्टीरिया की वजह से आपको फ्लेक मिलेगा, आपको सैल्मोनेलास मिलेगी, वायरल की वजह से आपको लूजा फीवर मिलेगा, हेमरेजिक फीवर मिलेगा, रिकेट्स, इसमें देखो रिकेट साइटल लिखा है ना, रिकेट के बाद में सीएल जोड़ देते हैं, लेकिन रिकेट्स में आप कह सकते हो कि आपको रिकेट साइटल पॉक्स हो सकता है और इसी का आपको फीवर भी होता है। फिर आप कह सकते हो इस पैरासाइट में आपको क्या होगा, एमेबियासिस होगा, आपको चेगास डिजीजेज होंगी, अदर्स में आपको रेड बाइट फीवर आएगा और रिंग वॉर्म आएगा। तो ट्रांसमिशन अब आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसमिशन में आपको पता है जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे कौन सी डिजीज़ हो रही है, जो आपके रोडेंट्स के द्वारा होती है। तो बैक्टीरियल में आप फ्लैक लिखोगे, वायरल में लूजा फीवर, रिकेट्स में आप लिखोगे रिकेट्स पॉक्स का, पैरासाइट में लिखोगे एमेबियासिस में, अदर में लिखोगे रेड बाइट फीवर। ये सारी डिजीजेस आपकी रैट के थ्रू ही होती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये रोडेंट्स ही डिजीज़ ट्रांसफ़र करते हैं जो मेनली आपके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब अदर रेड बाइट फीवर की अगर मैं बात करूँ तो जब रैट ने डायरेक्टली आपको बाइट करेगा उसके थ्रू से, जब कंटामिनेटेड के थ्रू से उसके वजह से होगा तो आप कहोगे रेड बाइट फीवर है। अब बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास, कभी कभी होता है आपको डायरेक्ट कर दिया या फिर उसने कंटामिनेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको आया सीधा काट लिया, आपको डिजीज़ हो गई। एक होता है आप जो भी चीज़ खाने चाह रहे थे या पानी पीने चाह रहे थे उसमें उसने अपना मतलब एक बार भी खा लिया हो या फिर उसमें अपना बॉडी लेके चले गए, तो जिसकी वजह से वो खाना क्या होगा, कंटामिनेटेड हो गया, या फिर उन्होंने अपना फीकल कर दिया तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वो खाना कंटामिनेटेड हो गया। जब खाना कंटामिनेटेड हो गया तब उसको लोगे तो ऑफकोर्स ये बता बीमार पड़ जाओगे। तो ये सब आपके थे ट्रांसमिशंस जो रोडेंट के द्वारा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल। अब कंट्रोल कह सकते हैं, आप प्रिवेंशन कह सकते हैं। अब रोडेंट पे कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, सबसे पहले आपका सैनिटरी मेजर्स, मतलब कि आपको सेफ मतलब हाइजीन मेंटेन करनी है, साफ सफाई करनी है। जो आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर है तो सबसे पहले तो अपने खाने पीने को साफ तरीके से बनाइए, उनको कवर करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि उसके पास सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो, जिससे कोई भी मतलब वही बात है ना रैट ना फ्लाइज ना इंसेक्ट कोई भी उसको इन्फेक्ट ना करे जिससे आप बीमार हो। और आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको अपने घर पे क्लीनिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपके सैनिटरी मेजर्स में आती है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी सबसे ज़्यादा सैनिटरी मेजर्स पे ध्यान देती है। फिर आपका आता है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग एक सिंपल मेथड होता है जो आपके रैट पॉपुलेशन को कम करता है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको चूहे को ट्रैप करना होता है, मतलब कि पकड़ना होता है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ से पकड़ लिया जाके, इसके लिए अलग अलग मेथड्स आते हैं। अब कोई बॉक्स का यूज़ करता है, कोई चिनीज़ का यूज़ करता है, तो उससे हम लोग ट्रैपिंग करते हैं। फिर आपका आता है रोडेंटिसाइड्स। ये क्या होता है, इसमें डोज देते हैं जिससे जो चूहा होता है वो मर जाता है। अभी मुझे नहीं पता कि आपके घर में कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है, बट मेरे घर में चूहा होता है तो उसमें क्या करता है, जैसे कोई भी खाना है जैसे चावल है उसमें दवा लाई जाती है चूहे मारने की, उसको मिला के रख दिया जाता है और चूहा आता है उसको खा लेता है और मर जाता है। तो ये होता है रोडेंटिसाइड्स। इसमें आपका मेन क्या होता है, इसमें आपके बेरियम कार्बोनेट होते हैं, ये आपका मेन वर्क करता है चूहे को मारने के लिए। फिर आपका आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है, ये मेथड आपका हाईली इफेक्टिव है, ये किल करता है रैट को। इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम साइनाइड होता है, इसमें हम लोग साइनो गैस के भी नाम से जानते हैं। ये आपका पाउडर फॉर्म होता है और इसको हम लोग रैट के ऊपर पंप करते हैं, मतलब गैस है ना तो हम लोग पंप करते हैं, वो गैस के थ्रू से वो जो रैट है वो मर जाता है। तो कंट्रोल करने के रोडेंट्स को आपके कितने मेथड है, 4 मेथड है। सबसे पहले आपका क्या आता है, सैनिटरी मेजर्स, फिर आपका आता है ट्रैपिंग, फिर आपका आता है रोडेंटिसाइड्स, फिर आपका आता है फ्यूमिगेशन। रोडेंट्स टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। रोडेंट्स टॉपिक आपका बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा था। फिर हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, वो हमारा है वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, अब कोई भी एक डिजीज दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किससे होती है, वेक्टर के थ्रू से होती है। वेक्टर एक
जरिया है जो ट्रांसफ़र करता है डिजीज़ को। ये आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। इसमें मेन वेक्टर आपके ऑर्थोपॉड्स आते हैं। अब ऑर्थोपॉड आपको पता है कि कौन होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। ऑर्थोपॉड आपको डिस्ट्रॉय भी करते हैं क्रॉप्स को, फूड को, रिजर्व्स जो भी आप करते हो। साथ ही साथ ये आपके अंदर क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ये आपके अंदर वेक्टर की तरह काम करते हैं। ये आपकी तरह पॉइजन कर देते हैं स्टिंग या बाइट करके। ये इन्फेस्ट या डायरेक्टली इन्फेक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये एलर्जी भी करते हैं, डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन की। तो ऑर्थोपॉड्स आपको पता है सारी चीज़ आपके ऑर्थोपॉड्स में आती है, जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाइज। तो ये आपके क्या होते हैं, वेक्टर की तरह भी वर्क करता है और इन्फेक्शन देखिए कितने डायरेक्ट कॉज करते हैं। और अगर आपकी स्किन में एलर्जी भी कॉज कर देते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन भी वेक्टर्स की तरह होता ही है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका है मैकेनिकल वेक्टर, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल वेक्टर्स। फिर आपका दूसरा है, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल वेक्टर। अब ये होते क्या, बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, लेकिन मैं आपको सिंपल्स में बताती हूँ। तो आपके 2 टाइप्स के वेक्टर होते हैं, मैकेनिकल और आपका होता है बायोलॉजिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इसमें समझ में नहीं आता ना कि मैकेनिकल एक्सटर्नल है इंटरनल है, तो मी बाय मतलब कि मैकेनिकल आपका एक्सटर्नल है, बायोलॉजिकल आपका इंटरनल है। कन्फ्यूजन आप क्रिएट हो तो सिंपल सी ट्रिक बना लिया करिए, जो बेसिक सी होती है, एकदम सिली सी होती है। मुझे पता है इस ट्रिक पे बहुत से लोग इस पर हंस रहे होंगे, आई नो, लेकिन ये ट्रिक आपको एग्जाम टाइम पे कभी कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट करेगी। अगर वेक्टर 2 नंबर में अगर आप उसके टाइप्स लिख रहे हैं, तो आप कभी ये तो नहीं कन्फ्यूज होंगे ना कि मैकेनिकल में इंटरनल आएगा कि एक्सटर्नल आएगा। मी बाय से आपको हमेशा याद रहेगा मैकेनिकल आपका एक्सटर्नल था। तो ऐसी सिल्ली से, अगर सामने वाले को सिल्ली लग रही है तो आप सिल्ली समझिए। ऐसी सिल्ली सी मिस्टेक्स करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी सिल्ली सी आपको ट्रिक बनाने में कोई हर्ज नहीं है। इसको बनाइए, इसकी लर्न करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और कभी भी एग्जाम पे आप भूलेंगे नहीं। इससे आपका प्लस पॉइंट होगा नंबर्स का। फिर हम बात करते हैं वेक्टर्स में। अभी आपको पता चल गया 2 टाइप्स के हैं, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। मैकेनिकल का दूसरा नाम एक्सटर्नल वेक्टर्स, बायोलॉजिकल का दूसरा नाम इंटरनल वेक्टर्स। अब मैकेनिकल एक्सटर्नल के नाम से पता चला होगा ऐसे वेक्टर्स जो आपकी बॉडी के बाहर से आपको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आप कंटामिनेटेड फूड, आप बैठे हो खाना खाने, आपने ये खाना सामने रखा है और यहाँ पे फ्लाइज आ जाए और ये कंटामिनेटेड कर दे फूड को। इस खाने को अगर आपने ले लिया तो आप तो बाहर से अंदर खाना ले रहे हो ना, तो एक्सटर्नली ले रहे हो, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाओगे। तो ये आपका आता है एक्सटर्नल में। इंटरनल में क्या होता है, आपकी खुद की बॉडी में ये चीज़ डेवलप हो जाए। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए एक जगह, वहाँ पे जितने भी वेक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो गया आपको दूसरी बॉडी पार्ट में हो जाए, वो आपका होता है इंटरनल। इंटरनल में आपके ओन फ्लोरा भी करने लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में लेटेंट स्टेट में है, अब वो बाद में कोई डिजीज़ करे तो वो आपके आ जाएंगे इंटरनल वेक्टर्स में। इंटरनल वेक्टर्स में ये डिजीज़ जो भी कॉजिंग होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ही डेवलप और मल्टीप्लाई होते हैं, जिसके बाद में वो आपकी बॉडी में ही डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर इसका ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसमिशन आपका कैसे होता है वेक्टर्स का, ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीजेस का। तो सबसे पहले आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया, जैसे कि आपका कोई भी बीज है, लाइज है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए और आपका वहीं पे ही आपको डिजीज़ कॉज हो गई। फिर आपका है मैकेनिकल ट्रांसफ़र, ये आपका मेनली बाहर से होता है, जैसे कि कंटामिनेट कर दिया उन्होंने फूड को, फिर आपने खा लिया, फिर आपको डायरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, डायसेंट्री डिजीज़ हो गई, तो ये आपका आता है मैकेनिकल में। फिर आपका है बायोलॉजिकल, आपका ये थर्ड है जो ट्रांसमिशन में आता है। अब ये बायोलॉजिकल आपका पॉजिटिव एजेंट आपकी बॉडी के अंदर ही है, जैसे कि ये प्रोपोगेशन में करेगा। अब कोई भी फ्लेक बेसिलाई है जो रेड फ्लीस का होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ही कर रहा है। साइक्लो प्रोपोगेटिव या आपके मलेरिया पैरासाइट्स, साइक्लो डेवलपमेंटल आपके फिलेरिसिस पैरासाइट्स। आपको एग्जाम्पल के 7 पॉइंट मिल गया। फिर आता है कंट्रोल कैसे करोगे आप ऑर्थोपॉड्स का, तो इसके 5 मैथड्स हैं जो इससे आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अब आपके इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत ज़्यादा मक्खी आ रहे हैं और बीज आ रहे हैं, तो क्या करो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपके घर में क्लीनिंग हो। तो क्लीनिंग में फ्लाइज और मॉस्किटो कम प्रेजेंट होते हैं। फिर केमिकल कंट्रोल करो आप, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं काला हिट, पता नहीं कैसे क्या आता रहता है, तो वो सारी चीज़ों को यूज़ करो जिससे वो मर जाएं, केमिकली का यूज़ करो।
करो। फिर आपका आता है बायोलॉजिकल यूज़, इसमें आप टॉक्सिक यूज़ करो, इंसेक्टिसाइड यूज़ करो, लेकिन केमिकली यूज़ मत करना। तो इसमें आप कंट्रोल करोगे, वो आपका आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर आपका आता है जेनेटिक कंट्रोल। अब ये जेनेटिक कंट्रोल में क्या होता है, बस स्ट्राइल मेल टेक्निक का यूज़ करते हैं, या फिर कॉम्पैक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उनमें प्रोसेस अच्छे से हुई। इनकॉम्पैक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उनमें आपने म्यूटेशन कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। फिर आता है आपका न्यूअर मैथड। न्यूअर मैथड में आपका आता है जो मैथड ऑर्थोपॉड को कंट्रोल करेगा, वो मेनली आपके ग्रोथ को कंट्रोल करेगा इंसेक्ट के। ये आपका न्यूअर मेथड है, इसमें हम लोग ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक कंट्रोल में हम लोग उनके जीन पे म्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल में हम लोग मेन उनका मतलब मेन हम लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते, और मेन उनके स्पोर्ट्स पे वर्क करते हैं। फिर आता है आपका केमिकल। आप केमिकल का यूज़ करते हो, जैसे कि आपको बहुत सारे नाम पता है, लेकिन आप थोड़ा केमिकल ही रहना, जैसे कि DDT, मेथॉक्सी, क्लोर्क लिखना। इन्वायरमेंटल में आप खुद से कम्युनिटी एरिया में अपने इन्वायरमेंट में कंट्रोल करना, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आपका टॉपिक वेक्टर्स कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा टॉपिक वायरस, टॉपिक रोडेंट्स, टॉपिक वेक्टर्स। आपको इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।